प्रिय विद्यार्थियों, मूल अधिकार टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इससे पहले आप मूल अधिकार विषय पर 2 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का अध्ययन करना है। जैसे कि अनुच्छेद 19 जो है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि संपत्ति का जो अधिकार या संपत्ति की स्वतंत्रता जो थी, मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संविधान से बाहर कर दी थी, जो हम इस अनुच्छेद में बात करने वाले हैं। यहाँ अनुच्छेद 19(1) से लेकर आप 19(6) तक का अध्ययन करेंगे। और अनुच्छेद 19(1) में A, B, C, D, E, F, G इन सब आर्टिकल्स में स्वतंत्रताएं उल्लेखित है। फिर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक जो युक्त निर्बंधन है, जो रुकावटें हैं इन स्वतंत्रताओं पर, उनका उल्लेख कर दिया गया है। इसी कारण ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत अनुच्छेद है। सर्वाधिक शब्द इसमें लिखे गए हैं इस अनुच्छेद में। तो यहाँ हम बात करते हैं 19(1) की। इसमें लिखा हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हम कहते हैं कि बोलने की आज़ादी, हमको बोलने की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं आज के समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स जिसे हम कहते हैं, तो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें जो हम लिखते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसी प्रकार से बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को पहली स्वतंत्रता के रूप में लिखा गया है। इसके साथ इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो स्वतंत्रताएँ आ जाती है वो है प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। उसके बाद में जैसे नवीन जिंदलवाद जो एक वाद आया था, उसके बाद में तिरंगा फहराना जो है वो भी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। और सूचना प्राप्त करना ये भी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। इसी प्रकार से सन 2013-14 में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटा, मतलब कि नकारात्मक मतदान का जो अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जब हम कहते हैं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति, तो उसी प्रकार से शांतिपूर्वक धरना एवं प्रदर्शन करना। शांतिपूर्वक, जैसे कि दिल्ली में अभी आपने देखा होगा, जो आपका नागरिकता कानून है उसको लेकर जो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन है, वो अनुच्छेद 19(1) के तहत आपका मूल अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे अन्य उदाहरण भी हैं, विज्ञापन निर्माण करना और फिल्म निर्माण करना, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है, आप निर्माण कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अनुच्छेद 19(1) जो है वो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। एक इसका छोटा सा मैंने एक बोल सम्मेलन संगठन में घूमते बसते व्यापार करते, ये एक ट्रिक बन गई कि आपको 6 स्वतंत्रताएं याद करनी है। 19(1) में बोलने की आज़ादी है। 19(1) में सभा या सम्मेलन की आज़ादी। लेकिन ये जो सभा या सम्मेलन है, वो जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ये सार्वजनिक स्थान पर है। जो सरकारी भूमि है, उस भूमि पर जब आप सार्वजनिक स्थान पर जब सभा या सम्मेलन करेंगे, तब आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर आप कहें कि मैं किसी घर के आगे जो है सभा करना चाहता हूं, तो उसकी स्वतंत्रताओं का यहाँ पर बाधित होना माना गया और ये कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर ही आप ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए? निरायुध होना चाहिए। निरायुध का मतलब बिना किसी हथियार के। निरायुध जो है वो सम्मेलन आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो बिना किसी हथियार का मतलब ना कोई अस्त्र हो, ना कोई शस्त्र हो। फिर हम कह देते हैं कि सिख संप्रदाय के जो हैं, सिख संप्रदाय द्वारा कटार या जो कृपाण है उसे लेकर वो सम्मेलन करते हैं। वो हम अनुच्छेद 25 में पढ़ेंगे कि कृपाण धारण करना एक मूल अधिकार का हिस्सा है, इसलिए कृपाण को हम हथियार नहीं कह सकते। तो सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में उल्लेखित है। फिर हमने कहा बोल सम्मेलन संगठन में, तो संगठन है, तो 19(1) में यह है कि संगठन या संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं कि जैसे राजनीतिक दलों का निर्माण है, दबाव समूहों का निर्माण है, और 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 है, उसके बाद में सहकारी समितियों का जो गठन करना है वो भी अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में अनुच्छेद 19(1) में
जैसे मैंने कहा घूमते, मतलब भ्रमण का अधिकार है। भारत जो राज्य क्षेत्र है, भ्रमण की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जब हम कहते हैं कि इनर लाइन परमिट जो राज्य हैं, इनर लाइन परमिट जो राज्य हैं, वहाँ पर आप जो है आपको परमिशन लेकर जो है फिर ही आप भ्रमण कर सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट के राज्य जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में अगर आपको भ्रमण करना है तो आपको परमिशन लेनी होती है, क्योंकि जो ये जनजातीय क्षेत्र हैं, इनकी कला संस्कृति और इनके रहवास का जो तरीका है, उसके संरक्षण के लिए जो है ये एक बाधाएं लगाई गई हैं। इन बाधाओं का उल्लेख अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक है। फिर अगला है कि बसने का, मतलब निवास करने का। तो संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में आप निवास की आपको स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता में उसी प्रकार का अपवाद है जैसा अभी हमने भ्रमण की स्वतंत्रता में पढ़ा। जो इनर लाइन परमिट राज्य हैं वहाँ पर निवास की स्वतंत्रताओं पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, ताकि संस्कृति का, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था आपको, 19(1)(f) जो है वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है, मतलब कि संविधान से समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में ये संपत्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है, इसे समाप्त ही कर दिया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 31 है उसका हम उल्लेख करेंगे कि अनुच्छेद 300 के तहत वह विधिक अधिकार बन गया, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त ही कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो 19(1)(g) है, इसमें है व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। जैसे मैंने आपको बताया, बोल सम्मेलन संगठन में घूमते बसते व्यापार करते। जब आप ये श्लोक याद कर लेते हैं तो आपको ये 6 स्वतंत्रताएं याद हो जाती हैं। व्यापार की स्वतंत्रता, ये कोई छोटी स्वतंत्रता नहीं है, ये जीविका निर्वाह के लिए उपलब्ध एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता को और व्यापक मूल्य देने के लिए भाग जो 13 है, भाग 13 के अनुच्छेद 301 में इसको और संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या की गई है। याद अगर ये नहीं होता है तो आप ध्यान रखें, इतना तो आपको याद है कि भाग 12 का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 300 क, और 300 क में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, आप बारंबार पढ़ते हैं। तो उसी अनुरूप आप याद कर लें। नेक्स्ट जस्ट उसके अगला जो मूल अधिकार के रूप में जो व्यापार की स्वतंत्रता है, इसको विस्तृत करने के लिए अनुच्छेद 301 का उल्लेख संविधान में है, और इनकी युक्त जो बाधाएं हैं उनका उल्लेख कैसे है, कहाँ है, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक। तो हम कहें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रुकावट कहाँ है? 19(2) में है। फिर हम कहें कि सभा या सम्मेलन की रुकावट कहाँ है? 19(3) में है। फिर हम कहें कि संगठन या संघ निर्माण की रुकावट कहाँ है? 19(4) में है। फिर हम कहें भ्रमण और निवास, इनको दोनों को एक साथ रखा गया है, इसकी रुकावट कहाँ है? जैसे मैंने बताया इनर लाइन परमिट राज्यों में, तो वो रुकावट 19(5) में लिखी हुई है। उसके बाद में हम कहते हैं कि व्यापार की स्वतंत्रता, इसकी रुकावट कहाँ है? 19(6) में। रुकावट से क्या तात्पर्य है? युक्त निर्बंधन से क्या तात्पर्य है कि जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता को अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाली हम बात करते हैं तो वो रुकावट योग्य है। और जैसे हम कहते हैं कि किसी भी न्यायालय का निर्णय है वो किस प्रकार से लागू हो, अगर हम न्यायालय के निर्णय का विरोध करें तो वो भी भाषण की स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, श्लोक याद करेंगे आप, बोल सम्मेलन संगठन में घूमते बसते व्यापार करते, तो ABCDEF नहीं है, G, क्रमशः इसको याद करना है। ये बारंबार प्रश्न पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 कहता है, अगला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 20 में, वो कहता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब जब तक कि दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको संरक्षण है, तब तक आपको संरक्षण है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की बातें यहाँ कही गई हैं इस मूल अधिकार के तहत। पहली बात है कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर या इसको कहते हैं भूतलक्षी विधि, इनसे संरक्षण है। कार्योत्तर या भूतलक्षी विधि से संरक्षण, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे कि आपने किसी समय कोई अपराध किया और अपराध करते समय जो विधि या कानून का निर्माण था, उसी विधि या कानून के अंतर्गत आपको दंड दिया जा सकता है। उस विधि में जितना दंड निर्धारित है, मान लीजिए किसी अपराध के लिए 2 वर्ष है
तो 2 वर्ष ही दंड दिया जाएगा, और साथ ही एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। ये नहीं है कि अपराध एक बार हुआ है और उसके बारंबार दंड देने की व्यवस्था हो। लेकिन दंड से यहाँ तात्पर्य आपको ये ध्यान रखना है कि यह न्यायिक दंड की बात करता है। अगर इसके अपवाद में हम कहें तो जैसे कि भी न्यायिक दंड के अतिरिक्त जो है वो जैसे ये होता है कि भी कर कानून है, तो भूतलक्षी विधि है, तो जब कानून बना उसके आगे से आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन कोई कर कानून है, टैक्स के संदर्भ में कोई कानून है, तो वह जो पुराने समय से भी लागू उसको किया जा सकता है, मतलब पिछले दिनांक से भी उसको लागू किया जा सकता है। 2011 में अगर उस कर कानून को बनाया है तो उसमें ये लिखा जा सकता है ये 2008 से लागू होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भूतलक्षी है, क्योंकि ये कानून केवल फौजदारी या हम कहते हैं आपराधिक मामलों में ही लागू होता है, कार्योत्तर या भूतलक्षी विधि से संरक्षण। तो इसका मतलब अपराध कैसा, जैसे हत्या, मारपीट, झगड़ा, इनसे संबंधित जो कानून है वही दंड मिलेगा। लेकिन कोई कर कानून है या दीवानी जिसे हम कहते हैं वो पिछले समय से लागू हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पर। फिर दूसरा आता है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण मतलब कि दोहरा दंड का मतलब है एक बार ही दंड देना है, किसी अपराध के लिए एक ही बार दंड देना है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि दोहरे दंड से ये तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने आपराधिक कोई कार्य किया, उसको आपको दंड दे दिया। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के रूप में मैंने कोई अपराध कर दिया तो न्यायालय मुझे दंड देगा, लेकिन विभाग अगर मेरे ऊपर कार्रवाई करता है, विभागीय कोई कार्रवाई करता है, तो उसे दोहरा दंड नहीं मानेंगे। विभाग मुझे सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ दोहरे दंड से मतलब है वही फौजदारी दंड, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें अगर आपको न्यायालय जो दंड दे रहा है वो दंड 2 नहीं हो सकते, इसके अतिरिक्त विभाग अगर कोई दंड देता है ऐसा पॉसिबल है। दोहरे दंड में आपको केवल आपराधिक मामले या न्यायिक दंड से यहाँ समझना है। फिर है तीसरा है आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब आत्म अभिशंसन, इसी शब्दों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब है आपको स्वयं के विरुद्ध, विद्यार्थियों इसमें यह कहा गया है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपसे मारपीट करके या पुलिस कस्टडी में आपको जोर जबरदस्ती किसी भी प्रकार से 3rd डिग्री देकर आपसे अगर कुछ उगलवाया जाता है या कहलवाया जाता है तो वह न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगा। जो न्यायालय में आप बोलेंगे या न्यायालय में जो आप अपने लिए कहेंगे या गवाही देंगे वही स्वीकार्य है। लेकिन उसमें यह है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल वैज्ञानिक समय है तो विभिन्न प्रकार के तकनीकी जो है संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो है यहाँ पर हमसे उगलवाने की कोशिश होती है किसी भी मामले को लेकर, जैसे कि भी पॉलीग्राफी टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। तो इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके आपके साथ जो है इस मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालय ने 2002 में एक मामले में कहा कि डीएनए जो है, जो डीएनए परीक्षण है, डीएनए परीक्षण करवाना आत्म अभिशंसन नहीं है, तो डीएनए परीक्षण करवाया जा सकता है, ये वैध है। तो अपराधों के संदर्भ में 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण में 3 बातें आती है, और आप इसको ऐसे लिखते हैं 20(1), 20(2) और 20(3), अनुच्छेद 20(1), 20(2), 20(3). तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कार्योत्तर भूतलक्षी विधियों से संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण है, यही अनुच्छेद 20 कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसमें 3 बातें हैं। कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण है, और आत्म अभिशंसन मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने से आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर हम जब 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 21 का वर्णन कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, सबसे विवादास्पद अधिकार है, और यह अधिकार नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। कैसे, उसका वर्णन करते हैं। लिखा है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब शब्द से स्पष्ट है कि प्राणों को लेकर स्वतंत्रता है और देह को लेकर, शरीर को लेकर स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस अनुच्छेद को समझने से पहले आपको A.K. गोपालन, A.K. गोपालन एक वाद है, A.K. गोपालन वर्सेज भारत संघवाद 1950 का, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही एक वाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघवाद 1978 का। इन दोनों वाद का अध्ययन करने पर हमें ये इस अनुच्छेद के बारे में हमें पता चलता है कि मूलतः संविधान में
इस अधिकार से हमें क्या था मिला हुआ और मेनका गांधीवाद के बाद में और क्या जुड़ गया, ये दोनों यहाँ अंतर स्पष्ट हमें करने होंगे। देखिए, दो प्रकार की कार्यवाहियाँ हैं। एक तो कार्यपालिका की कार्रवाई, कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई जो हम कहते हैं कि सरकार कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई, या कार्यकारी विधियाँ, कार्यकारी विधियों से संबंधित कार्यवाही, और दूसरी होती है विधायी या विधानमंडल से संबंधित कार्यवाहियाँ। तो यहाँ पर एक गोपालनवाद में, जैसा कि इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ था कि कोई भी अगर दंड दिया जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से दिया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से दिया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित मतलब जिसके लिए कानून है उसी के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। तो एक गोपालन ये जब वाद आया सामने, तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कानून विधायी प्रक्रिया से बना है, उस कानून जो है वो कानून अगर किसी भी प्रकार से बना है, उसमें कुछ भी उल्लेखित है, अगर उसमें उल्लेख कर दिया गया तो उस मामले में दंडित किया जाएगा। तो यहाँ मात्र कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियों से संरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो उस मामले से संरक्षण है, लेकिन अगर किसी मामले में कानून बन गया तो संरक्षण नहीं है। तो कानून बन गया तो संरक्षण नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि बनी हुई है जो स्थापित है उसके अनुरूप ही कार्यवाही होगी। सिर्फ संरक्षण किससे मिलेगा? कार्यपालिका संबंधी या कार्यकारी विधियों से या कार्यकारी प्रक्रियाओं से आपको संरक्षण मिलेगा। वे प्रक्रियाएं जो विधायी दायरे में नहीं है वो कार्यकारी होती हैं। ये निर्णय देने के बाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने जापान से लिया है, इसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन मेनका गांधीवाद जो 1978 में आया, इस वाद में एक नई व्याख्या दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ववर्ती निर्णयों को बदलने का जो उसको स्वतंत्रता है, उसके तहत मेनका गांधीवाद में एक निर्णय दिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाएगा। विधि की उचित प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाएगा। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब है कानून बना हुआ है तो वो कानून सही है या गलत है, उसकी प्रक्रिया सही है या गलत है। इसका मतलब कार्यकारी विधियों के साथ साथ में विधायी विधियों से भी संरक्षण मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई कानून विधानमंडल ने गलत बनाया है तो उस कानून को गलत घोषित करते हुए व्यक्ति को संरक्षण दिया जा सकता है। तो विधि की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका का मूलतः सिद्धांत है कि विधि उचित है या नहीं, इसको भी मूल्यांकन के दायरे में लाया जा सकता है। तो यहाँ स्थापित किया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मेनका गांधीवाद एक ऐसा महत्वपूर्ण वाद है, इसमें कहा कि अनुच्छेद 21 नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब कि जो चीज़ें इसमें उल्लेखित हैं वो तो आपको मिलेंगी, लेकिन इसमें जो चीज़ें उल्लेखित नहीं हैं और इस अनुच्छेद को प्रभावित करती हैं वो सभी अधिकार आपको प्राप्त होंगे। जैसे इस अनुच्छेद की व्याख्या करते करते आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद में 60 से ज़्यादा अधिकार हमारे लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। जैसे नींद लेने का अधिकार है, जैसे संतान उत्पन्न करना महिला का निर्णय होगा, पुरुष जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूसरा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है वो भी इसके तहत जो है आपके अधिकार में आता है। यौन उत्पीड़न अगर हो रहा है तो वो गलत है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, ये इसमें कहा गया। इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है। उसके साथ साथ में किसी भी अपराधी को हथकड़ी ना लगाने का अधिकार है। हथकड़ी बिना लगाए उसको आप न्यायालय में प्रस्तुत करें, क्योंकि हथकड़ी लगाने से शरीर को कष्ट पहुंचता है और देहिक स्वतंत्रता है, देह की स्वतंत्रता है, तो हथकड़ी आप नहीं लगा सकते। उसके साथ में इसमें 60 से ज़्यादा अधिकार इसमें सम्मिलित हो गए हैं। साथ में जैसे शिक्षा का अधिकार है, तो एक उदाहरण आपको दे दूँ। मोहिनी जैन एक वाद आया, मोहिनी जैन वाद भारत संघ के विरुद्ध आया 1992 में, और जब ये मोहिनी जैन वाद आया तो इस वाद में ये कहा गया कि शिक्षा भी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है उसको केवल जीने का ही अधिकार नहीं है, व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, वो डिग्निटी के साथ जीवन जी सके इसका उसको अधिकार है, और डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए शिक्षा का होना भी नितांत आवश्यक है। तो मोहिनी जैन मामले में 1992 में ये कहा कि शिक्षा का अधिकार इस अनुच्छेद के दायरे में है। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता है। एक गोपालनवाद 1950 क्या कहा? कार्यकारी प्रक्रियाओं से संरक्षण है। इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही मान लिया गया। मेनका गांधीवाद 78 में विधि की स्थापित प्रक्रिया के साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी मान लिया गया, और ये कह दिया गया कि नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार?
अनुच्छेद 21 का अधिकार। और साथ में ये भी कहा गया अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट हैं, और इसको त्रिमूर्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया इन अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इसका यहाँ पे मैंने 2 वाद आपको बताए हैं, एक गोपालन वाला और मेनका गांधी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 21 क आप जानते हैं